सीपीएफ एक बड़ा वर्ग है जी। कुछ अधिकारी उसको रिप्रेजेंट नहीं करते। ओके। हमारा सिपाही भी सीपीएफ है, जी। हेड कांस्टेबल भी सीपीएफ है, एएसआई, इंस्पेक्टर, डीवाईएसपी, जो भी सो ऑन एंड सो फोर्थ। आप जिनकी बात कर रहे हो वो कुछ चंद अधिकारी और ओके। प्रतिशत में अगर देखें तो 2-3% भी नहीं। तो पक्ष तो जब होते हैं जब हित का टकराव, दोनों एक ही देश में, एक ही सिस्टम में, एक साथ एक ही कानून की पालना कर रहे हैं, एक ही वर्दी पहन रहे हैं, तो कोई टकराव तो है ही नहीं। क्योंकि दुनिया आपके पास आती है खुद के मसले सुलझाने के लिए, साहब हमारे साथ ये हुआ, हमारे, और उनका सुलझाते हैं। खुद का मसला नहीं सुलझाना पा रहे, ये तो कोई बड़ा एक विचित्र बात है। पार्लियामेंट है, ये कानून बनाती है तो लोगों से पूछ के बनाती है। इन्होंने तो नहीं काम किया जी। अगर पैरामिलिट्री के या आर्मी के भी रूल्स हैं तो बनेंगे तो हैं ही। अभी कोई सा आपको तो अनुभव ही नहीं है, वो भी सही है। खुद का कानून खुद तो नहीं बनाएंगे ना। सुनने को होता है आईएएस और आईपीएस में टकराव होता है, सुना है? जो नहीं होता है वैसा होता होगा, पर अगर हो रहा है तो गलत है। आपने पूरे अपने जीवन में नहीं देखा है कि बात? मेरे देखने की बात नहीं है, सुनने में आया है। मैंने तो ये भी नहीं देखा आप कह रहे हो सीपीएफ का आईपीएस का टकराव है। मैं तो रहा हूँ इनके बीच में। जो अधिकारी कोर्ट में गए तो उन्होंने आईपीएस को पार्टी क्यों नहीं बनाया? उन्होंने आईपीएस को पार्टी नहीं बनाया। दूसरे पे आरोप लगाने के पहले खुद को देखिए, मुझे किसने अधिकृत किया ये बात बोलने के लिए? सेल्फ अपॉइंटेड हूँ मैं। कभी वोट पड़े, किसी ने आपको नियुक्त किया, किस प्रक्रिया से आए हो आप? नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीएच में। मेरा नाम है हर्षवर्धन सिंह और काफ़ी लंबे समय से सीएपीएफ का जो मुद्दा था, चाहे वो बिल आने से पहले हो, बिल के समय हो, उसके बाद जब वो राज्यसभा से पारित हुआ, चाहे लोकसभा से पारित हुआ, पूरे समय हम कोशिश करते रहे कि आप तक हर एक पक्ष की बात पहुंचाते रहें, चाहे वो सीएपीएफ काडर ऑफिसर्स हो जो कि रिटायर हो चुके हैं या फिर आईपीएस हो, ये समझने के लिए कि असल में दिक्कत आ कहाँ रही है। दिक्कत जब हम कह रहे हैं वो इसलिए कि कहीं ना कहीं से विरोध के स्वर उठ रहे थे, जो कि हमने आपको दिखाए जंतर मंतर पर। जिस तरह से सीएपीएफ काडर ऑफिसर्स भी पहुंच रहे थे। आज उसी ही श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए हम बात करने के लिए आए हैं हरीश मीणा साहब से, जो कि टोंक सवाई माधोपुर से वर्तमान में सांसद हैं, मगर उनका परिचय यहीं खत्म नहीं होता है। आईपीएस ऑफिसर हैं, रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर, सीआरपीएफ में भी रहे हैं और साथ ही साथ आंतरिक सुरक्षा सचिव भी रहे हैं मनमोहन सिंह जी की सरकार के समय। थोड़ा सा उन्हीं से बात करेंगे, कारण ये कि बहुत ही मुखरता से, बहुत ही स्पष्टता से उन्होंने लोकसभा में जब इस पर चर्चा चल रही थी सीएपीएफ बिल, बहुत ही तफसील से बात की। उसी तफसील से आज भी बात करने की कोशिश करेंगे और समझेंगे। सर बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए, स्वागत आप। सर सबसे पहले एकदम संक्षेप में मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप बताएंगे सीएपीएफ का जो पूरा मुद्दा और खासकर ये बिल की जब हम बात करते हैं, आपकी समझ में क्या था, क्या त्रुटियां थी, क्या सही हो सकता था? संक्षेप। ये मुद्दा बहुत लंबे समय से चला आ रहा है जी। मैं 2004 में सीआरपीएफ में आया था, जब भी ये चल रहा था, और ये चलता रहेगा। क्योंकि जहाँ जब दो व्यक्ति होंगे, एक सेवा के हों, अलग अलग सेवा के हो, विभिन्न सेवा के हो, होता है, सबका अपना अपना आकलन है और सबका निर्णय करना जो भी उचित होता है, जो भी होते हैं उनका काम होता है सरकार के। जैसे कि सरकार के विभाग हैं, चाहे आईपीएस हो, चाहे सीपीएफ हो, सरकारी सेवा है जी। और सरकारी सेवाओं में समन्वय बनाना और उनसे काम लेना सरकार का काम है। जी। तो हाँ, विवाद रहा है, मतभेद रहा है, किसी का क्या कहना है, किसी का क्या कहना है, पर ये दो सेवाओं का संघर्ष नहीं है। ओके। क्यों? पक्ष तो जब होते हैं जब हित का टकराव, दोनों एक ही देश में, एक ही सिस्टम में, एक साथ एक ही कानून की पालना कर रहे हैं, एक ही वर्दी पहन रहे हैं, ओके। तो कोई टकराव तो है ही नहीं। सबको पता है कि हमें क्या करना है। हमें देश की आंतरिक सुरक्षा को दुरुस्त बनाता है, मजबूत बनाना है, और जो बनाने वाले आपस में लड़ें तो उसकी फर्स्ट कैजुअलिटी होती है आंतरिक सुरक्षा। जी। ये मेरा कहना है। तो सबका सरकार का काम है, गृह विभाग है, गृह मंत्री है, मंत्रालय है, जो भी है, उन लोगों को सबको बैठना चाहिए। अगर आपको पता है आपके अधिकारी आपस में जी टकराव है उनका, आपस में पहले तो उन अधिकारियों को भी बैठना चाहिए। इतने सीनियर ऑफिसर्स हैं, इतने अनुभवी ऑफिसर, खुद क्यों नहीं बैठते? क्योंकि दुनिया आपके पास आती है खुद के मसले सुलझाने के लिए, साहब हमारे साथ ये हुआ, हमारे, और उनका सुलझाते हैं। खुद का मसला नहीं सुलझाना पा रहे, ये तो कोई बड़ा एक विचित्र बात है। या तो कोई इनको ये जानते नहीं है, या कोई इनको एक नहीं होने दे रहा। क्योंकि एक ही चीज सच हो सकती है, दो कभी सच नहीं हो सकती। ओके। तो एक ही पहलू सही होगा जी। ऐसे नहीं ये भी सच है और ये भी अर्ध सत्य है। सत्य तो सत्य होगा
असत्य असत्य होगा। तो ये मैं मानता हूँ कहीं भी जो भी अधिकारियों का ये जिम्मेवारी है, जिनमें समन्वय बैठाना, उनको करना चाहिए था, कोर्ट नहीं भेजना चाहिए था उनको। सर आपने सच की बात कही, क्या आप इस चीज़ को मानते हैं कि हर किसी का अपना अपना एक सत्य हो सकता है? स्वार्थ हो सकता है, हर सत्य किसी नहीं। का अपना स्वार्थ हो सकता है। सत्य नहीं हो जैसे सकता। कानून एक चीज होती है, जी। इंटरप्रिटेशन आप अलग अलग करें, पर ठीक है। जिसने कानून बनाया, जो किताब में लिखा था, वो एक ही चीज है। जी। लोअर कोर्ट कुछ और फैसला दे देता है, हायर कोर्ट और देता है, ऐसे तरह की वो इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ है। लॉ इज द सेम। ओके। सर ये बात मैंने जब कही, इस लिहाज से कही क्योंकि जब आपने कहा कि आपस में कोई ऐसी सच दिक्कत है नहीं, दोनों सेम वर्दी पहन रहे हैं। अब मैं सीएपीएफ काडर ऑफिसर्स के जो सारे मुद्दे हैं आपके सामने सिलसिलेवार ढंग से रखे देता हूँ। सबसे पहली चीज़, आईपीएस डेपुटेशन पर आते हैं, उनका डेपुटेशन पे आने के पीछे कारण यही होता है कि एक ईजी पोस्टिंग चाहिए, वो ग्राउंड में नहीं जाते, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आईपीएस जब डेपुटेशन पर आते हैं कॉन्फ्लिक्टिंग ऑर्डर देते हैं। दूसरी, तीसरी चीज़, आईपीएस डेपुटेशन पर आने की वजह से सीएपीएफ काडर ऑफिसर्स के जो प्रमोशंस हैं वो समय पर नहीं होते, 16-16 साल तक प्रमोशंस रुके रहते हैं, जिसका सीधा सीधा कारण वो बताते हैं आईपीएस डेपुटेशन को, जिसको लेकर वो कोर्ट में भी गए। कोर्ट में 25 अक्टूबर को रिव्यू पिटीशन के बाद उसे खारिज कर दिया गया, फैसला आ गया 25 अक्टूबर को, माफी चाहूंगा। उसके बावजूद फिर ये बिल आ जाता है। तो जो आप बात कर रहे हैं वो कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं लग रही है इन सारे दावों से? बिल्कुल नहीं। सीपीएफ एक बड़ा वर्ग है जी। कुछ अधिकारी उसको रिप्रेजेंट नहीं करते। ओके। हमारा सिपाही भी सीपीएफ है जी। हेड कांस्टेबल भी सीपीएफ है, एएसआई, इंस्पेक्टर, डीवाईएसपी, जो भी सो ऑन एंड सो फोर्थ। आप जिनकी बात कर रहे हो वो कुछ चंद अधिकारी हैं। और ओके। प्रतिशत में अगर देखें तो 2-3% भी नहीं है। ठीक। जब आप इतना बड़ा वर्ग कह रहे हो, जैसे भारतीय सेना है, सेना में आर्मी चीफ भी आता है, पर सेना का जवान भी आता है, ठीक है। वो भी लड़ता है। जी। प्रमोशन सबको मिले, समय पे मिले, उसकी योग्यता अनुसार मिले, इसमें कोई दो राय नहीं है। हर बात की कोई मानवीय वो है, आवश्यकता मिलना चाहिए और नियम से मिलना चाहिए। जी। जो पात्र हो उसको मिलना चाहिए, इसके बारे में कोई विवाद हो ही नहीं सकता। फिर ये विवाद चल क्यों रहा है सर? अगर नहीं हो विवाद सकता? इसलिए चल रहा है, मैं यही तो बताना चाहता हूँ कि आप अलग अलग आदमी इस चीज को अलग अलग नजरिए से देख रहे हैं। ओके। आपने कुछ देर पहले कहा कि सॉफ्ट पोस्टिंग के लिए, सुविधा के लिए आईपीएस ऑफिसर ही आते हैं। ठीक है। मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। हो सकता है कुछ उसमें ऐसे हों। मैं मेरे प्रदेश में एडीजी था ठीक। और 3 साल तक एडीजी रह चुका था, मतलब सीनियर एडीजी था। मेरी जो गाड़ी मिलती है सरकारी गाड़ी, इसमें 3 स्टार लगते हैं। जी। डीजी के, एडीजी के 1 स्टार होते हैं। जी। यहाँ कंधे पे जो बैजेस ऑफ रैंक लिखती है वो भी एक ही है। जी। पर मुझे किसी ने कहा कि आप कंप्लीट पुलिस ऑफिसर जब तक नहीं बनोगे, जब तक आपको भारत सरकार का अनुभव नहीं होगा। ओके। अगर कल आप डीजी भी बन जाओगे तो आपका अनुभव सिर्फ लिमिटेड होगा स्टेट का। ठीक कृपया आप जाइए भारत सरकार में, काम करिए। मैं आया, मुझे यहाँ आईजी बनाया गया और मैं 4 साल तक आईजी रहा, लोअर रैंक पे रहा। जी। तनख्वाह भी कम मिली मुझे। कहाँ सर, किस तो जगह? कोई सुविधा नहीं थी, अगर उसमें देखे सामान्य भाषा में असुविधा की बात थी। पर मैंने कहा नहीं, मुझे अनुभव तो होना चाहिए। और मुझे सीआरपीएफ में उस कार्यकाल में ओके। आईजी कार्मिक भी रखा, आईजी वर्क्स भी रहा, आईजी एडम जो वर्क्स है ना, मकान है, ये सीआरपीएफ के बनते हैं वो, और आईजी ऑपरेशंस भी रहा। ओके। जहाँ विभाग ने उसकी पोस्टिंग कहाँ थी सर आपकी इस समय? मेरी दिल्ली थी, फिर एक मुझे कहीं बाहर भी पोस्ट किया इन्होंने। बाहर कहाँ सर? बाहर कहीं मुझे भेजा था ना शायद, बहुत ध्यान है, पर मैं दिल्ली के बाहर रहा हूँ। दिल्ली के बाहर रहे हैं? अच्छा। पर मुझे ये कहा था मुझे अनुभव होना चाहिए, जब मैं कभी डीजी बनूं तो मुझे ऐसा हो कि कम से कम, कहीं मुझे कोई पता नहीं था, कोई सीआरपी में मुझे डीजी बनाया गया, राजस्थान में बनाया गया, तो सीनियरिटी से चलते हैं जो पोस्ट है। पर जब आप बनते हो तो आपके पास सबसे डील करते हो आप। जी। ठीक है। तो उसको सबका अनुभव हो। और कुछ ऑफिसर्स होते हैं, मगर मैं ही नहीं इसको मानने को तैयार नहीं हूँ कि इस कारण से हो। ये जब से आईएएस और आईपीएस बनी है, इनमें शुरू से जी। अंग्रेजों के टाइम की सेवाएं, जी। वाईसीएस होती थी, ये इंपीरियल पुलिस होती जी। थी, जी। जी। और इसमें डेपुटेशन का प्रावधान था। जी। ये नहीं कि कुछ अधिकारियों के लिए बनाए, प्रावधान था। तो ये माना जा रहा था कि जो राज्यों से केंद्र में डेपुटेशन पे ही आएंगे। ओके। किसी ना कोई कांग्रेस बीजेपी का इसमें विवाद नहीं है, तो एक अलग विषय है। हाँ, हमारे ऑफिसर्स भी आते हैं, बनना सबको चाहिए जिसका हक है, पर हमको एक सीमा होती है किस चीज़ की सर? कि आप नियम में चलें, नियम में सोचें। और वो नियम कौन बनाएगा सर? नियम सरकार बनाएगी। मगर सीएपीएफ में वो नियम जो है वो बनाते हैं आईपीएस ऑफिसर, जिनकी पालना करनी पड़ती है जवान तक को, क्योंकि आपने जवान की भी बात कही। जवान पे इसलिए आना चाह रहा हूं मैं क्योंकि आंतरिक सुरक्षा के लिए, जो आपने लोकसभा में भी उठाया, उसके लिए रीढ़ है जवान, जो कि खड़ा हुआ है
नक्सल प्रभावित क्षेत्र में या फिर बीएसएफ का जवान जो खड़ा हुआ है बॉर्डर पर, वो सारे के सारे ऑर्डर्स आते हैं उस तक, और जो कि सीएपीएफ कैडर ऑफिसर्स ने खुद ये कहा कि कॉन्फ्लिक्टिंग होते हैं। तो उस परिस्थिति में ये आप कह रहे हैं, नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ सर, आपने सुना जो कह रहे हैं आप, मैं सीएपीएफ कैडर ऑफिसर्स की बात बता आपने रहा हूँ जिससे आपको। सुना है जी वो कह रहे हैं, जी मैंने ये नहीं सुना, आप किसी ने बताया होगा। हर अधिकारी का रोल है, ठीक है। जैसे एक जवान का रोल है, हेड कांस्टेबल का रोल है, सब पर काम एक ही कर रहे हैं। ठीक है। इसी तरह से पुलिस में रैंक स्ट्रक्चर शुरू से दुनिया भर के पुलिस फोर्स में रैंक स्ट्रक्चर है, सब एक रैंक के नहीं। सब इंग्लैंड का मैंने सुना है, मैं गया नहीं हूँ, कि सब सिपाही के लेवल पे ही भर्ती होते हैं, और जो वहाँ का सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी होता है वो चीफ कांस्टेबल बोलते हैं, वो डायरेक्ट प्रमोशन से होते हैं जी बीच में नहीं लेते कि सब इंस्पेक्टर ले लिया, इंस्पेक्टर लिया, ऐसा मैंने सुना है। मैं गया नहीं हूँ, पर ऐसा मेरा मानना है कि ये है। हमारे जब रैंक स्ट्रक्चर आपने बनाया, सेम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के आपने अलग अलग भर्ती कर। और मेरे से पूछिए कि एक सब इंस्पेक्टर जो सीपीओ में भर्ती होता है, स्टेट पुलिस में भर्ती होता है, वो ग्रेजुएट है, ओके। वो भी उसी कॉलेज और स्कूल में गया है, उसमें आईपीएस अफसर में क्या कमी है? मैं तो कुछ नहीं मानता। सामाजिक, आर्थिक, एजुकेशनल आपकी क्वालिफिकेशन सेम है, एस्पिरेशन सेम है, ठीक है। जिसको जहाँ मौका मिला मिला, अलग बात है, उसको कम नहीं है, इंसान कम नहीं है। डीवाईएसपी भी होते हैं, वो भी सेम। जो हमारा आईएएस में पास हो रहा है, उसका छोटा भाई या उसके गांव का, परिवार का आदमी सिविल सर्विस में हो रहा है, दिल्ली में असिस्टेंट कमांडेंट, किसी भी तरह से कम नहीं है। ये व्यवस्था है, जिसका जहाँ नंबर आया फिर उसी व्यवस्था में वो आगे बढ़ता है। तो किसी का दोषारोपण करना कि आपको, जैसे हम, ये पार्लियामेंट है, ये कानून बनाती है तो लोगों से पूछ के बनाती है, इन्होंने तो नहीं काम किया जी। अगर पैरामिलिट्री के या आर्मी के भी रूल्स हैं तो बनेंगे तो यहीं। अभी कोई सा आपको तो अनुभव ही नहीं है, वो भी सही है। खुद का कानून खुद तो नहीं बनाएंगे ना। ठीक। हमारे जज साहब हैं, वो फैसला करते हैं मर्डर में, रेप में और जो भी धोखाधड़ी में, उनको तो कोई अनुभव है ही नहीं उसका। फिर आप कहोगे कि नहीं साहब इनको क्या पता, इन्होंने तो मर्डर देखा ही नहीं, ये कैसा फैसला कर रहे हैं, हमें पता, फिर यही बना ले कानून। तो ये हमको सोचना पड़ेगा व्यवस्था क्या है। ओके। किसी भी चीज को समझने के लिए आप उसको समझो तो सही। ये सब जगह ट्रेजेडी है। राजनीति में मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग राजनीति में आते हैं, आना चाहिए, तरीके से रास्ते से आते हैं, पर उनका राजनीति में आने के बाद उद्देश्य क्या है? ओके। सिर्फ राजनीति में आना ही पर्याप्त था? जो राजनीति में आने के बाद कुछ और करने का इरादा था क्या? तो ये हर किसी को हमारे देश में, क्योंकि हमारी डेमोक्रेसी बहुत मिच्योर, मतलब पुरानी नहीं है, ओके। 80 साल हुए होंगे। मतलब आप बात कर रहे हैं जब से देश हाँ, आजाद हुआ। 52 में पहला चुनाव हुआ है। जी। पहला चुनाव तो जब का है, और देशों के ऊपर बात करेंगे पुराने वो है। ओके। प्रजातंत्र, इनकी व्यवस्थाएं, इनके कायदे कानून, अनुभव एक अलग है, हमसे ज़्यादा, मतलब उनको अनुभव है। ठीक। तो मेच्योर डेमोक्रेसी इसको कहते हैं। हमारा ये है, जिनको हमको वोट देने का अधिकार दिया था, जिन्होंने संविधान बनाया, संविधान ने हर भारत के नागरिक को वोट देने का अधिकार दिया है। ठीक। जी। समान दिया है, सबके वोट की गिनती एक होगी। एक ही है जी। सही है ना? राइट। चाहे आप बीए पास हो, चाहे मैं अंगूठा टेकूं, या आप एमए पास, वोट एक गिना जाएगा। और जिन्होंने अधिकार दिया था, ये माना था, ये वोट आप अपने मन की आवाज़ से, आपके विवेक से देंगे, किसी को भी दे सकते। जी। उनको पता नहीं था कि जातिवाद पे भी वोट चलेगा, धर्म के नाम पे भी वोट पड़ेगा, कभी कभी सुनने को मिलता है पैसे के नाम पे वोट मिलेगा। तो ये वोट की गलती नहीं है, व्यवस्था सबके लिए बनाई गई थी। ठीक है। अब इस्तेमाल कैसे हो रही है, तो एक बड़ा चिंताजनक विषय है। बहुत विषय का हमारे देश के जो भी बड़े लोग हैं, जो भी सरकार को, जो भी व्यवस्थाओं को चला रहे हैं, उनको चर्चा करना चाहिए कि अगर हमारे आदमी या हमारी व्यवस्था सही नहीं दिशा में जा रही तो उसको सही दिशा हम दें। उसके पहले आप पता लगाए सही दिशा है क्या। जो मैं कह रहा हूँ, आप कह रहा हो, वो दिशा नहीं होता, वो निजी राय होगी। जी। आम राय क्या है, जिसमें सबका भला हो, किसी का नुकसान नहीं। टकराव में किसी भी आधार पे हो, सेवा के आधार पे, ये सेवा का, इस सेवा, धर्म पे, पार्टी पे, ये जब, जैसे मैं एमपी हूँ, अगर मेरा फर्ज होना चाहिए, मैं पार्लियामेंट में आ गया तो देश की पार्लियामेंट में बोल रहा हूँ, जी। किसी वर्ग की, धर्म की, जाति की, गांव की, उसकी बात करना निष्पक्ष है उस उसमें समय, नहीं था। तो अब आप सेवा में आ गए किसी में, जी। तो आप सेवा की बात करिए, उस दिशा, उस सेवा का उद्देश्य क्या है। मैं 24 घंटे आईपीएस की बात करूँ, वो शायद मेरे कार्य के साथ न्याय नहीं हो। और दूसरे जो भी कहें, सुनने को होता है आईएएस और आईपीएस में टकराव होता है, सुना है, जो नहीं होता है वैसा होता होगा, पर वो अगर हो रहा है तो गलत है। आपने पूरे अपने जीवन में नहीं देखा एक भी बार? मेरे देखने की बात नहीं है, सुनने में आया है। मैंने तो ये भी नहीं देखा, आप कह रहे हो सीपीएफ का, आईपीएस का टकराव है, मैं तो रहा हूँ इनके बीच में। एक आदमी से पूछ लीजिए जो भी मेरे टाइम में, ओके। और दूसरे लोगों से पूछिए उनका अनुभव क्या है।
वो आते थे मेरे पास, पता नहीं क्या क्या समस्या लेके साहब कि ये तो बहुत आसान तरीका है, ओके। क्योंकि कार्मिक विभाग इनको देखता था, जी। प्रमोशंस का ये बात आते, भाई बैठिए सुनाइए सुनाइए, और उनसे ही पूछते भाई बताओ समाधान क्या है। ये हमको करना, और ये बिल्कुल आसान काम है। कैसे? अगर आपका मन साफ है, आप बैठाइए, किसे बिठाना पड़ेगा सर? जो भी व्यवस्था में चला रहे हैं। अगर मान लीजिए पहले तो आपस में बैठे, वहाँ का डीजी बैठे, आपने अभी जो बात कही कि 2-4 कोई अधिकारी 2% अगर अधिकारी नहीं दो यहाँ जितनी परसेंटेज है, 2% अधिकारी भी निकालने, तो क्या वो उन सबका रिप्रेजेंटेशन फिर कर पाएंगे आप ही के लॉजिक से? क्यों नहीं कर पाएंगे? वो सर्विस, वो अधिकारी बाद में बने, पहले एक सेवा क्या, आप सीपीएफ के कर्मचारी। सर अगर उसी लॉजिक से जाते हैं तो ये 2 और 3% अधिकारी जो ये बात कह रहे हैं, फिर ये उनके रिप्रेजेंटेटिव क्यों नहीं हो सकते? कोई भी हो सकता है, पर उनसे पूछ के आए कि मैं आपको रिप्रेजेंट करूंगा या मैं सीपीएफ को करूंगा या खुद की सेवा को करूंगा। जब वो बात करें रिप्रेजेंटेटिव, ये 500 550 एमपी हैं, ठीक है। ये खुद एमपीओ की बात करते रहेंगे तो देश की बात कौन करेगा? ओके। बात तो यही करेंगे, बिल्कुल सही है। तो जितना भी जो परसेंटेज है, मुझे पता नहीं इसका, पर उसको बात फिर वहाँ आने के बाद वार्ता में सबकी करनी चाहिए। ओके। हाँ, सबको अपना हक मिले, किसी के हक की मतलब हानि नहीं हो, आनंद नहीं हो। ये एक गंभीर विषय है, और पर आसान विषय भी है। अगर मेरा मन साफ है, मैं मेरे मन में कोई कमी है और कहूँ कि ये खराब, ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरे पे आरोप लगाने के पहले खुद को देखिए, ओके। मुझे किसने अधिकृत किया ये बात बोलने के लिए? सेल्फ अपॉइंटेड हूँ मैं? ठीक है। कभी वोट पड़े, किसी ने आपको नियुक्त किया, किस प्रक्रिया से आए हो आप इसमें? जैसे आप एमएलए एमपी से पूछे, लोग कहेंगे साहब इस साल में वोट हुए थे, इतने लोग लड़े थे, इतने वोट पड़े, उसमें से मुझे इतने प्रतिशत मिले। वो भी मेजोरिटी से नहीं जीतता, पर वहाँ के सबसे सर्वाधिक वोट मुझे मिले। ठीक है। 50% ज़्यादा नहीं मिलते किसी को, बहुत कम को मिलते होंगे, मैं तो जानता नहीं किसी को। ओके। तो इस तरह से हमको ये देखना चाहिए। मैं बात तो कह रहा हूँ कि अधिकार मुझे किसने दिया कि मेरी बात को मैं सबकी बात बना के कहूँ? जैसे हमारी एक आईपीएस में बोलते होंगे, मैं आईपीएस की तरफ से बोलता हूँ, भाई आपने आईपीएस से कब पूछा, किसने बताया? आप पूछते हैं कि इस तारीख को हम आइए सब यहाँ इकट्ठे होंगे, सबकी राय जानेंगे और राय आगे पेश करेंगे, जो जिसकी मर्जी आती है जो कर देते हैं। ये सब जगह है, इतना ज़्यादा हो गया हमारे ये क्या चीज़ क्या ज़्यादा होगी सर? कि जातियों के, एक एक जाति एक, संगठन 10। अच्छा, ये इन जनरल बात कर रहे हैं या फिर सर्विस की बात करता हूँ। अच्छा, सर्विस की बात सर्विस एक है जी। उसमें गजेटेड ऑफिसर्स का एसोसिएशन अलग है, नॉन गजेटेड का अलग है, क्लास 4 का अलग है, सेवा तो एक ही है। अब किसकी माने जो काम करने वाला? सभी सीपीएफ के हैं साहब, हम भी आपके, हम भी आपके, कौन किसका है? तो ये बताइए किसने अधिकृत किया आपको? और ये अधिकृत जो अधिकार प्राप्त आपने किया है, किस तरीके से प्राप्त किया? ओके। मैं सभी सेवाओं के लिए कहता हूँ, आईएएसओ की एसोसिएशन बनी है, आईपीएस की एसोसिएशन बनी, ये 50 आदमी कहीं बैठते हैं, शहर में काम हो गए, कोई दूसरे को इंटरेस्ट नहीं है इसमें। और जब आप बात करो कि 50 आदमी की बात करो, ये 5000 की बात मत करो। बिल्कुल। अच्छा सर, ये जब बिल लोकसभा में भी पेश हुआ, उसके बाद जब इस पर चर्चा हुई, प्रस्ताव रखे गए थे कुछ सामने, अब तो क्योंकि पारित हो चुका है वहाँ से, आपको क्या लगता है सीएपीएफ जो काडर के अधिकारी थे, उनकी जो मांग थी वो किसी भी हद तक कहीं पूरी हुई? जब आप कह रहे हैं कि भाई जो लायक है वो पहुंचना चाहिए, आप ही ने जो भी कहा, इस पूरे बिल के बाद, या फिर अब इसे एक्ट बोलें या फिर जिस भी अवस्था में है ये अभी, किस हद तक पूरी होती हुई दिख रही हैं? सर इसका ये देखिए, जब मैंने उसमें मांग रखी थी मेरी कि इतनी जल्दी में सरकार क्यों लाई है इसको, आप 2 घंटे पहले लाते और 4 घंटे कहते पास हो गए कानून। अरे भाई हमको 4 दिन पहले बताइए, पढ़ेंगे लिखेंगे, अधिकारियों से भी चर्चा करेंगे, जो कंसर्न पार्टीज हैं उनसे चर्चा करेंगे। टाइम तो आप दे नहीं रहे हो सर कंसर्न पार्टी में आप किससे चर्चा करेंगे? सीएपीएफ अधिकारी, भाई आप कोर्ट में गए, आपका क्या था? नहीं सर, उसी चीज पे आना चाह रहा हूँ। अब आप जिससे जाके बात करेंगे वो भी हो सकता है सेल्फ अपॉइंटेड हो। नहीं, मैं सबसे बात करूंगा, उनके कार्यालय में जाऊंगा, उनके ग्रुप सेंटर्स हैं, बटालियन हेडक्वार्टर से बात करेंगे, तो यहाँ दिल्ली में ही बटालियन है। हाँ सर, और कितने लोगों से बात कर पाएंगे आप ही के लॉजिक? नहीं, हमारे जब जिले में एसपी जाता है, जी, संपर्क सभा होती है, उसमें कांस्टेबल से लेकर एडिशनल एसपी सब बैठते हैं और सबसे बैठता है। तो मतलब जो शीर्ष पर अधिकारी हैं आप उनसे बात करेंगे? नहीं, सबसे। यहाँ जैसे बटालियन है, बटालियन में सिपाही भी होगा, ड्राइवर भी होगा, कुक भी होगा जी, सफाई कर्मी भी होगा, ठीक है, डीवाईएसपी भी होगा। जब भी तो हमको व्यापक आपको दृष्टिकोण का पता लगेगा। मैं 5 आदमी से बात करके निर्णय कर लूँ या राय बना लूँ, वो शायद संपूर्ण राय नहीं होगी। जी, तो उनसे बात करेंगे और करेंगे, बीएसएफ वालों से पूछेंगे, सीआरपी जिसका भी ड्यूटी था, क्योंकि मुझे तो अधिकृत था ही नहीं उसके लिए। तो जी, तो लाया गया, जो भी राज्यसभा में पहले पारित करके यहाँ भेजा था जी, तो मैंने पहले ही कहा कि साहब बहुमतें आप पास कर लेंगे, पर वो न्याय नहीं होगा, जी, इससे व्यापक चर्चा हो। मेरे शब्द यही थे।
व्यापक चर्चा हो, संबंधित पार्टियों से चर्चा हो, पूछें भाई इसमें क्या है और क्या हो सकता है, कौन आदमी है, कौन सेवा है, कौन व्यवस्था है जो सही चीज़ का विरोध करे। पर हमको पता तो लगे सही है क्या। बिना जैसे डॉक्टर भी हमको दवाई देता है, पहले मरीज को जांचता है, उसका बीपी करता है, ये करता है, कब बीमारी होती है, सुबह दर्द होता है, शाम को होता है, फिर एकदम थोड़ी दवाई लिख देता है जी। तो जब हम बना रहे थे हमको चर्चा करनी थी। मैंने होम मिनिस्टर साहब से पूछा, आप बताइए आप कहाँ गए, किस किस से मिले, किस तारीख को मिले। अब वो बिना चर्चा करे बुला रहे हैं तो मैं वो मानता हूँ वो बहुत अच्छी बात नहीं थी। मैं बिल के खिलाफ इसलिए था कि ये बहुत जल्दी में लाया गया बिल था। केवल इसीलिए खिलाफ थे सर? अगर चर्चा करके लाते और व्यापक दृष्टिकोण होता हमें पता लगता। फिर व्यापक दृष्टिकोण से आपकी परिभाषा क्या है सर? सबसे संपर्क करके, सबसे नहीं, मैं बात कर रहा हूँ बुनियादी तौर पर जो इसके अंदर प्रावधान थे, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिससे आपको दिक्कत लगी? क्या केवल जल्दी लाया गया बिना चर्चा के, ये आपको ये ऐसा इंप्रेशन दिया है कि दो सेवाओं के बीच में झगड़ा है और दोनों को भारत सरकार में नौकरी करी है, वही गलत था। और इंप्रेशन कहाँ से आया ये? जनरल जैसे लोग कह रहे थे, हमारे वहाँ भी पार्लियामेंट में भी सुरक्षा कर्मी है जी, वो भी किसी सेवा के, वो भी आ रहे थे, बताते हैं आसपास जो रहते हैं पार्लियामेंट में, किसी अर्धसैनिक बल के ही हैं वो सदस्य जी, वो भी आते थे। ओके। आईपीएस अफसर कोई नहीं आया। अच्छा, नहीं, मैं सर ये समझना चाह रहा हूँ, आपने जो कहा कि बिल जो था उसमें वो न्याय की बात जो थी कि भाई अन्याय, कौन सी ऐसी चीज थी जो आपको लगी कि ये गलत है? एक तो आपने बताया कि बहुत जल्दबाजी में लाया गया, इस पर डिस्कशन नहीं हुआ, उसके अलावा उसके अंदर कोई ऐसा पॉइंट था, कोई ऐसा बिंदु था जो आपको लगा कि ये उचित नहीं है? उसमें सबसे बड़ी बात ये थी जी, कि आपने जिन चीज़ों को लेके आपका तर्क कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया, ठीक है, हाई कोर्ट ने उनके पक्ष में फैसला दिया, हाँ, वो कोर्ट का ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट था ने, जी, तो सरकार क्यों नहीं मान रही हमको बताते, आपको कोर्ट के आदेश मानने में क्या आपत्ति है। तो कोर्ट का आदेश था सर 2 साल के अंदर प्रोग्रेसिवली जो डिप्यूटेशन है उसे कम करना और कार्डर रिव्यू करना 6 महीने में। तो आप डिप्यूटेशन कम करने के समर्थन में हैं? नहीं, मैं किसी के समर्थन में नहीं हूँ, मैं न्याय के समर्थन में हूँ कि सब अधिकारी को जो जिस सेवा में काम करते हैं उसको उसका हक मिले, कोई दूसरे का हक नहीं मारे। सर इसी ग्राउंड पे तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया जिसमें कहा गया ये वाली चीज। तो मैं यही तो सरकार को कह रहा था जी। कि आप कोर्ट का आदेश क्यों नहीं मान रहे हो। ओके, या तो हमें बताइए कारण, या कोर्ट को बताइए, कोर्ट ने आपकी बात मानी, आपके वकील खड़े होते हैं वहाँ, जी, वकील वो करते, बड़े से बड़े वकील हैं, एजी हैं, जो भी लोग वो जाते हैं वो करते वहाँ। तो आपके तर्क में अगर शक्ति थी तो कोर्ट में क्यों नहीं जीते आप। इट वाज वर्सेस सीपीएफ, रिटायर्ड सीपीएफ ऑफिसर्स वर्सेस द यूनियन ऑफ इंडिया। यस, बिल्कुल। इसमें आईपीएस का कोई जिक्र ही नहीं है, तो अभी तो पार्टी नहीं है, तो उसको क्यों पार्टी बनाने जबरदस्ती। जो आप खुद पार्टी नहीं बना रहे, उसका जिक्र ही क्यों कर रहे हो। मगर सर डेप्यूटेशन पे तो उन्हीं को भेजा जा रहा है। वो नौकर है, नौकर को सरकार जहाँ भेजेगी। मतलब आईपीएस नहीं आना चाहते हैं आप? मैं नहीं कह रहा, जो आना चाहता है वो आना चाहता है, वो नहीं आना चाहता। सर ये तो बहुत जनरल स्टेटमेंट है। मैं कह रहा हूँ बहुत लोग नहीं आना चाहते, स्टेट में जिससे सरकार नाराज होती है उसको भेज देती है, ऐसा भी होता है। अच्छा, मतलब वो कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं आना चाहते, कुछ को जबरदस्ती भेजा जाता है। हाँ, सुना है मैंने, देखा है मैंने, बिल्कुल अच्छा, देखा आपके है। कार्यकाल में कभी ऐसा नहीं हुआ? मैं कहता हूँ हर स्टेट में होता है, बहुत लोगों को इच्छा के खिलाफ जो इनकन्वीनियंट होता है जी, स्टेट में स्ट्रांग होता है, वो सीधी लाइन नहीं चलता, वो सरकार के तरीके हैं जी, वो आईएएस में भी होते हैं, आईपीएस का ही नहीं है ये कोई। हमारे कोई सब इंस्पेक्टर नहीं मानता, उसको लाइन में लगाते हैं, नहीं लगाते, तो वो भी डेपुटेशन नहीं है, थाने एसएचओ लगा हुआ है, तो दिस इज अ वेरी डिफरेंट थिंग। कोई नेता किसी पार्टी की नहीं मानता, टिकट काट देते हैं उसका। जी, ये प्रावधान है इसका। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी, एवरीवन शुड बी गिवन अ फेयर चांस irrespective of his service. So what is the idea of fairness for you when you My talk about? fairness is, जो आपने उसको सेवा में, जैसे मुझे आया, जी, कोई आदमी नौकरी आता है, ठीक है, तो मैं इतने साल में ये मिलेगी नौकरी, ये तनख्वाह होगी, पेंशन का ये जो कोई सिस्टम है ठीक है, आपको मिले, उसको लगता है कि साहब मुझे प्रॉमिस ये किया गया था, मुझे दे ये नहीं रहे, ठीक है, देन यू कैन से कि सर दिस इज नॉट फेयर। दिस इज आई थिंक कॉल, उसका फेयरनेस है। अगर किसी को नहीं मिल रहा तो मिलना चाहिए, और उसका ड्यूटी सरकार की बनती है, क्योंकि वो सरकारी कर्मचारी है, विभागीय कर्मचारी। आईपीएस का नाम लेने से बच रहे हैं क्या? नहीं क्यों, मेरी सेवा है, इतनी साल नौकरी करी है, उसके नाम से कैसे बचूं? नहीं, कारण उसके पीछे, क्योंकि बिल के इर्द गिर्द जिस समय ये था, चर्चा में था, 8 घंटे का समय दिया गया, बिल के इर्द गिर्द जो बहस थी, और क्योंकि जंतर मंतर पे धरना भी दिया गया सीएपीएफ कार्डर ऑफिसर जो रिटायर्ड थे उनके द्वारा, और उन सबका यही तर्क था लगातार कि आईपीएस जो डेप्यूटेशन पे आते हैं उनकी वजह से हमारी पदोन्नति नहीं होती है समय पर।
इस पूरे पक्ष पर, इस पूरे तर्क में आप एक जनरल तरीके से कि भाई जो जिसको मिलना है या फिर जो जिसके लायक है उसको वो मिले, दैट्स अ जनरल स्टेटमेंट। स्पेसिफिकली आप इस बयान पर क्या कहेंगे या फिर इसमें इस ये आरोप पर क्या कहूंगा कहेंगे? कि जो अधिकारी कोर्ट में गए थे उन्होंने आईपीएस को पार्टी क्यों नहीं बनाया? उन्होंने आईपीएस को पार्टी नहीं बनाया। तो जिसको आप पार्टी नहीं बनाते हो उसके बारे में मैं क्या बोलूं? जिसको आपने पार्टी बनाया है रिटायर्ड ऑफिसर्स राइट, वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। मैं तो उसकी बात कर रहा हूँ। देखो जी, आप पार्टी बनाते ना तो उसके बारे में बोलता। आपने कोर्ट उसी का फैसला सुना सकता है जिससे संबंधित हो। आपने उसको पार्टी नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया आपने पार्टी? जो भी लोग कोर्ट में गए बनाना चाहिए था। रेस्पोंडेंट्स आप 5 रख सकते हो, 10 रख सकते हो, जितना भी आपको रखना है रखो। तो आपने उनको बनाया नहीं तो उससे चर्चा करने से क्या मतलब है? ओके। उन लोगों के जो आरोप हैं वो आपको लगता है निराधार हैं? दे शुड नहीं, मैं ही नहीं कह रहा हूँ। उन्होंने पेपर में क्यों नहीं लगाया आरोप? ओके। मौके की तो कुछ भी कह दो आप। जब आपके वकील ने जब बनाया कि मैं इनके खिलाफ इनको पार्टी बनाए तो वो आपका विवेक होता है, बना देते, वो जवाब देते। जी, कौन अधिकारी कहाँ रहेगा खुद डिसाइड नहीं करता, जी। सरकार डिसाइड करती है। कोई अधिकारी डिसाइड नहीं करता खुद नहीं सर? कर सकता मैं यहाँ रहूंगा, मैं डीजी रहूंगा या एडीजी रहूंगा या आईजी रहूंगा। आप इस बात को नकार रहे हैं कि आईपीएस या फिर अधिकारी जो शीर्ष पद पर होते हैं उनका सत्ता से कोई नजदीकी नहीं होती, और जिसके कारणवश वो अपनी हित जहां सिद्ध होते हैं वहां की डेपुटेशन या फिर पोस्ट ये तो रेजिंग से बिल्कुल ही बहुत जनरल, मतलब मैं कोई मानता हूँ मतलब नहीं, इसमें इसमें वो कोई नहीं। सच्चाई नहीं है? कोई आदमी सरकारी कर्मचारी खुद से, वो सरकार नहीं होता, वो कर्मचारी होता है। बिल्कुल नहीं सर, मैं पूछा हूँ इस पूरा जो कथन मैंने बोला इसमें कोई भी सच्चाई है या नहीं? क्या? कि आईपीएस अधिकारियों की, और मैं फिर ये सीएपीएफ का जो अधिकारी थे उन्हीं की कही हुई चीज़ कि इनकी सत्ता से नज़दीकी होती है, जिसकी वजह से ये लोग आना चाहते हैं दिल्ली ताकि अपने बच्चों को पढ़ा सकें, आसान इनकी इनकी एक ज़िंदगी बीत सके। अगर कोई राजस्थान का है, जैसे कि आप खुद राजस्थान के हैं, तो वो चाहता है डेप्यूटेशन पे राजस्थान चला जाए बीएसएफ में ताकि वो हो जाए, और कोई अगर आसाम का है तो आईटीबीपी जाना चाहता है, और अधिकांश दिल्ली रहना चाहते हैं। छत्तीसगढ़ अबूझमाड़ में कोई नहीं जूझना चाहता ट्रेंचेस में, बीएसएफ में बाड़मेर में कोई नहीं जूझना चाहता वहां पर रेत में। दैट इज द होल आर्ग्यूमेंट सर। अब आपको मैं राजस्थान का ही बता देता हूँ। जैसे राजस्थान का बीएसएफ का कोई आदमी बाड़मेर जैसलमेर जिस पद पे आएगा, जो आईजी पे अगर वो आते हैं, कमांडेंट और डीआईजी तो आते नहीं, राइट, तो जोधपुर में ही है सर, वो कैसे जाएगा बाड़मेर? वो जिसकी पद होगा वहीं तो जाएगा। बिल्कुल सर। इसी पे उन्होंने कहा कि आप कंपनी कमांडेंट से आए, आप उस पद अगर आपको आना ही है इस सेवाओं में, और अगर आप जो तर्क दिया जाता है दे आर बेटर एडमिनिस्ट्रेटर कि वो ज़्यादा अच्छे से एडमिनिस्ट्रेट करेंगे, तो आप कंपनी कमांडर से आए, उसके बाद पदोन्नति आपकी होती जाए, आप भी उसमें रहें। जिस सेवा में जिसका प्रावधान होगा उसी पे तो आएगा। ओके। मैंने आईपीएस का एग्जाम दिया जी, और कैसा, आप डॉक्टर तो बने ही नहीं, आपने डॉक्टरी तो करी नहीं, आप क्या करोगे? आईएएस ऑफिसर हेल्थ सेक्रेटरी होता है, मेडिकल सेक्रेटरी होता है, वो तो नहीं किया। एजुकेशन सेक्रेटरी भी हो सकता है। कैसा, आप तो अध्यापक रहे ही नहीं, आपको क्या पता शिक्षा के बारे में? ये बड़ा लॉपसाइडेड सा लॉजिक है। ओके, सरकार सब देखती है और सरकार जिसको उचित समझना, वो सरकार का प्रेरोगेटिव है, ओके। उसका अधिकार है, जिसको जहाँ लगाना है, क्या काम आप इस संतुष्ट हैं जिस तरीके से अभी सरकार लगा रही है, या फिर जो पोस्टिंग्स है और जिस तरीके से बिल भी लाया गया, इसके अंदर प्रावधान जो थे, आप इससे संतुष्ट हैं? मैं, सरकार का अधिकार है जब तक आपके पास वो नहीं। अब सरकार क्यों लगाती है कि सरकार में पार्टियों से नहीं देखता, सरकार एक व्यवस्था है, जी, इंस्टीट्यूशन, ओके, इंडिविजुअल नहीं है उसमें, कोई व्यक्ति नहीं है, कोई राजनीतिक पार्टी नहीं। ये सरकार को पावर दिया है संविधान ने। राइट, एक स्टेट में 150, 200, 300, 500 स्टेट के ऊपर आईएएस अफसर होते होंगे। हर स्टेट अधिकारी चाहता है मुझे अच्छा जिले में जिलाधिकारी जी। लगूं, सब नहीं लग पाता। अब कहे साहब मुझे इसलिए नहीं लगाया, मुझे इसलिए, अब तो सरकार का वो है। हर आईएएस अफसर चाहता है मैं रिटायर हूँ, चीफ सेक्रेटरी से रिटायर हूँ, बन पाता है क्या? उसी एग्जाम के, उसी सर्विस में तो फर्क भी नहीं है, उसी सीनियरिटी के नहीं बन पाते। अब सरकार को अधिकार है। ओके, इतने मंत्री हैं, इतने एमपीज हैं, किसी भी जिसकी दल की सत्ता होती है, सब मिनिस्टर बनना चाहते हैं, नहीं बन पाते। अच्छे विभाग में लगना चाहते हैं, नहीं बन पाता। अब ये क्या कहे कि साहब इस वर्ग का, इस प्रदेश का, इसके ज़्यादा है, इसका, मतलब उसका एक बहुत संकीर्ण वो है नजरिया, इस तरह से देखना किसी चीज़ को। फिर क्या सही तरीका हो सकता है सर? सही तरीका है, आप देखिए उसके जो और देशों में क्या हो रहा है, जो बेस्ट प्रैक्टिसेस होती हैं, किन और फोर्सेज में क्या चल रहा है। आर्मी में देखिए आप, जी, आर्मी में 2 लेवल ऑफ रिक्रूटमेंट है, अंग्रेजों के टाइम से आज तक। ओके, एक सिपाही बनता है, वो सूबेदार मेजर तक जाता है। जी, एक सेकंड लेफ्टिनेंट बनता है, वो जाता है। कभी ऐसा नहीं होगा कि वैसे सूबेदार से कोई आप कैप्टन बन जाओ। सूबेदार उसका मेजर का बहुत अनुभव होता है, वो आगे ट्रूप्स के साथ वो रहता है, जी, उसकी लंबी सेवा होती है, और उसका दायित्व सर कि जो भी सेवा का वो शर्तों में एक अलग डिफाइंड है, उसका अलग डिफाइंड है।
ओके। तो ये लॉजिक कि साहब मैं ये हूँ, ये व्यवस्था का, आप व्यवस्था का हिस्सा हो, जिस चीज़ के आप हिस्सा हो उसका संचालन आप कैसे करोगे? तो सर, ये जो पूरी पूरी बात का लबुलवा मैं समझ पा रहा हूँ, वो ये है कि अभी जो व्यवस्था जिस तरीके से सीएपीएफ कैडर अधिकारियों के साथ है, 16-16 साल तक उनके प्रमोशंस नहीं होते हैं। उल्टी फीती की भी बात आई कि उल्टी फीती लगाई हुई थी। अटारी बॉर्डर पर गए, मैं सीएपीएफ के एक रिटायर्ड अधिकारी से मैं बात कर रहा था कि ये उल्टी फीती का क्या मायना है कि इनको पदोन्नति इनकी हो गई है, तो फीती फीती उल्टी लगाने के लिए बोल दिया गया है। तो आपको लग रहा है कि ये सारी चीज़ें व्यवस्था का हिस्सा हैं, और अगर उस व्यवस्था के हिस्सा बना रहना हो तो इन्हीं सारी चीज़ों में आए, नहीं, अन्यथा रहने दें? मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। आप मेरा गलत अर्थ निकाल रहे हैं। मैं कह रहा हूँ जी। इस व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता है, बहुत ज़्यादा सुधार। वही सुधार मैं पूछना चाह रहा हूँ सर, क्या है वो सुधार? वो सुधार सबसे बात करनी पड़ेगी आपको, एक आदमी से बात करके ये सर, नहीं होगा। बिंदुवार बात करते हैं। आप मुझे बताएं कि वो बिंदुवार की क्या सुधार, कि आईपीएस डेप्यूटेशन कम हो, ये सुधार हो सकता है? ये सुधार है या नहीं? सीआरपीएफ के जो भी सीआरपीएफ या बीएसएफ या पैरामिलिट्री 4 सेवाएं हैं, जी। सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ। जी। शायद आसाम राइफल्स ये नहीं है, आसाम राइफल्स में आर्मी वाले आते हैं, नहीं, उसमें भी सर अलग है, उसमें मिक्स है। ऑफिसर्स एकदम आर्मी जी, जी। इसका चीफ आर्मी होगा कभी, नहीं, वो अलग है, वो आर्मी, इनके हाँ। cadre का नहीं होगा। वो मिक्स्ड होता है, जी हाँ। आईबी के भी ऑफिसर्स होते हैं, जी। वो भी डायरेक्ट लेते हैं। मतलब क्या होता है ना, इसको एक संकीर्ण नजरिए से एक दृष्टिकोण देंगे, सेवाएं हैं जी। भारत सरकार की, बिल्कुल। उनके अलग अलग तरीके, अलग अलग सरकार ने बनाया, अपने तरीके बनाए। अगर आपको लगता है, जिसको भी लगता है कि सही नहीं हो रहा, जी। मैं मानता हूँ कोई व्यवस्था कब बनाई गई थी उस समय के लिए सही हो, जरूरी नहीं कि आज के लिए सही हो। बिल्कुल, जो जो भी आप- डेपुटेशन वाली बात थी वो जो भी यही आप था। जो भी आपके हायरार्की आपने बना रखी हो, डेपुटेशन की बात यही थी कि उस समय अधिकारी भेजे ले जाते थे कि ताकि जब पदोन्नति होते होते आए तो फिर आगे से लीड कर सकें। मैं जो आपने सुना आप बता रहे हो, मैं उसको सही मान लेता हूँ, ठीक पर है। मैं सहमत हूँ ये मेरे लिए जरूरी हाँ, नहीं बिल्कुल है। सही बात क्या है। मेरी राय, मैं ये कह रहा बिल्कुल। हूँ जो भी बने, उद्देश्य होता है कि हमारी जो व्यवस्था है सुचारू रूप से चले, और सुचारू रूप से जब भी चलेगी जब सब एक दिशा में चलेंगे। आपस में टकराव होगा, कहीं न कहीं व्यवस्था में कमी होगी। कि जैसे अधिकारी, उचित तो क्या होना चाहिए था कि ये पुलवामा में घटना हुई, सुरक्षा व्यवस्था थी, इसमें कहाँ चूक हुई? ये पहलगाम में हुई, इसमें कहाँ चूक हुई? मैं कहना नहीं चाहता, पर चूंकि आप इस पर कर रहे हैं मैं आपको बताता हूँ। मैं एक बार यहाँ आईजी ऑपरेशंस था सीआरपीएफ में, जी। अयोध्या में फिदायिन हमला हुआ। जी। अयोध्या में अपना अस्थायी वो मंदिर, भव्य राम मंदिर बना नहीं था, तो उस टाइम फिदायिन हुआ, और जो भी लोग ड्यूटी पे थे इतने मुस्तैद थे, हमारे सीआरपीएफ का उसकी जो सुरक्षा उस टाइम जो इनर सर्कल की उसकी थी, जी, जी, मंदिर की सीआरपीएफ के पास थी, जी। उन्होंने 5 मिनट के अंदर उन फिदायिन को हथा न्यूट्रलाइज कर दिया। ओके। अब बात चली इनको मेडल दिया जाए, जी। तो अच्छा सबने किया। मैं मानता हूँ जिन्होंने गोली मारी होगी, जी। 1-4 की हमारी चौकी थी, जो ड्यूटी पे थे वो आए, उन्होंने गोली चलाई, उन्होंने बहादुरी करी, जी। जी, उनको मिलना दिखाई, चाहिए। हाँ, ठीक है। जिसने सुपरवाइज किया कहता साहब मेरे सुपरविजन में हुआ, वो भी सही है। कंपनी कमांडर भी थे, राइट। कमांडेंट साहब है, साहब बटालियन तो मेरी है, मेरा क्या होगा? राइट। कहा मौके पे गए, कहीं भी हूँ, सुपरवाइज तो मैं ही कर रहा था, डीआईजी, आईजी, एडीजी जो, तो मुझे दिया गया था भाई क्या हो, कि रिपोर्ट बना के भेजनी पड़ती है ना सरकार के पास कि भाई इनको मेडल दो। जी। तो मैंने देखा वहां भी तरह तरह के व्यवहार आ रहे थे, और सब सही थे, सब अपनी जगह सही थे। आपने काम किया, किसी के सुपरविजन में किया, उसका भी रोल है भाई, जी। पर रोल आपको डिफाइन करना पड़ता है। इट्स एक्ट ऑफ गैलेंट्री, बिकॉज मेडल को बोलते हैं गैलेंट्री मेडल। गैलेंट्री मेडल, गैलेंट बिल्कुल। एक्ट किसने करी? उस जो जवान खड़ा था वहां पे, उसने। और अधिकारियों ने भी कहा हम साहब अगर हम नहीं होते तो क्या करता, निर्देश तो मेरे थे, क्योंकि वो 8-8 घंटे की ड्यूटी करते हैं, जी। और अधिकारी एक ही होता है कंपनी कमांडर, वो नहीं 8 घंटे की ड्यूटी करता। जी। तो मैं नहीं कहता उनका रोल का बहुत अच्छा रोल है, आपके सुपरविजन भी जरूरी है, आपकी ट्रेनिंग, जिन्होंने आपको ट्रेन किया वो वहाँ मौके पे नहीं थे, पर आपने उनकी वो ट्रेनिंग भी काम आ रही है। ट्रेनिंग भी जरूरी है, बिल्कुल। तो एक हमको एक, इसीलिए मैं कहा व्यापक रेस को रखिए। ये कहा बहुत छोटे उसमें जा रहा है, इसका नतीजा कुछ नहीं होगा, आप ये लड़ते रहेंगे, उससे निकलेगा कुछ नहीं। जब आप सर्विंग ऑफिसर्स को आप बुलाइए, जी। रिटायर्ड हो चुका है, अपना बेस्ट दे चुका है, जी। और कोई ऐसा नियम मैंने आज तक नहीं सुना कि सर्विंग ऑफिसर को अगर कहीं वो लगे कि उसके साथ अन्याय रहा है, वो कोर्ट में क्यों नहीं जाते? अब रिटायरमेंट के बाद आपको ये क्या होता है?
रिटायरमेंट बाद क्या होता है? अब मतलब क्यों होता है कि आपका उस सर्विस में इंटरेस्ट कितना है ओके जो आप छोड़ ही चुके हो। जैसे एक सन्यासी है, घर से सन्यास ले लिया, फिर गृहस्थी को बोलता है गृहस्थ में ये करना चाहिए। भाई तू तो गृहस्थी छोड़ ही दिया। तो आप घर में थे, उस जो भी अवस्था में थे उस टाइम वो करना चाहिए था। जी। तो मैं किसी में कमी नहीं निकाल रहा हूँ, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है। हमारे सेवा के सदस्यों में ये असंतोष क्यों है? जी। असंतोष नहीं होना चाहिए। अगर उसमें असंतोष है वो अपना बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगा, और उसको संतुष्ट करना सरकार का काम है। बिल्कुल। तो सबसे संक्षेप में और सबसे आखिरी में, असंतोष की जो भावना की बात आप कर रहे हैं, इसका जो मनोबल है उस पे कितना फर्क पड़ता है? क्योंकि जो एक्ट ऑफ गैलेंट्री है वो जो जवान खड़ा हुआ है उस समय तैनात जो है वो उस तक जाती है। अगर कोई भी फ्रैक्शन कहीं भी ऊपर होता है, चाहे अधिकारियों में हो कहीं भी हो, तो वो बूथ तक जाता है वो मोराल। उस पर कितना फर्क पड़ सकता है जो कि आंतरिक सुरक्षा के लिए कितना जरूरी है? अगर उच्च अधिकारी लड़ेंगे जी। उसका असर नीचे तक जाएगा और वो नकारात्मक असर जाएगा। ओके। जैसे परिवार के मुखिया लड़ेंगे तो परिवार के हर सदस्य पे फर्क पड़ेगा उसका, जी। और वो सुखद रहेंगे, हर किसी को उसका फायदा मिलेगा। तो जो भी है सबको एक रहना चाहिए, सबको शुरू भी, और जो उनको कंट्रोल करता है उसकी ड्यूटी बनती है बुलाएं इनको। तुम्हारा ये करना चाहिए था, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था, ये करो, सब बोल रहा है। भाई आप कंट्रोलिंग ऑफिसर का क्या रोल है? तो एक विभाग है, ये सब गृह विभाग के अधीन होते हैं। जी। गृह विभाग में सब वो तो नॉन आईपीएस ऑफिसर, होम सेक्रेटरी को बुला लेता है। अगर इनको आपको आईपीएस नॉन आईपीएस जिसका सीपीएफ को वो बुला लेते हैं। ओके। आप क्यों नहीं बुलाते उनको? सही को सही कहिए, गलत को गलत कहिए। भाई कहीं न कहीं तो कोर्ट में जाते हैं, दो पार्टी जाती है, ऐसा मैंने गुनाह किया, दूसरा कहता है मैंने नहीं किया। फिर कोर्ट जो भी सुनने के बाद फैसला देता है कि भाई तुम गुनहगार हो, तुम निर्दोष हो। आप फैसला क्यों नहीं लेते हो? तो मैं इसको मानता हूँ अगर किसी की जिम्मेदारी तय की जाए, जी। जो गृह विभाग का संचालन करते हैं, जो भी अधिकारी हो, आईएएस हो, आईपीएस हो, सीपीएफ हो, उसके बारे में कुछ नहीं कहूँगा, जो भी जिनका दायित्व था ये इंटरनल सिक्योरिटी डिवीजन का, इंटरनल सिक्योरिटी को देखने का, जी। उसके फेलियर है। ये इंटरनल सिक्योरिटी डिवीजन का फेलियर बता रहे हैं आप इसे? जो अधिकारी इसको देख रहे हैं, इंटरनल सिक्योरिटी में तो और भी चीजें आती है, समझ तो गया जो ये देख रहे हैं, सीपीएफ को देख रहे हैं, उनका जेएस भी होता है, एडिशनल सेक्रेटरी सब कुछ, और रूम जिनका भी है उनको बुलाना चाहिए। जिक्र आपने लोकसभा में भी किया था कि उन्होंने अवगत नहीं कराया। उनको कहना चाहिए था कि ध्यान, अब ये नहीं हो सकता आपके लिटिगेशन चल रहा है, आपका कोर्ट, आपके अधिकारी हाई कोर्ट में जा रहे हैं, सुप्रीम लंबे समय से लड़ रहे हैं, पता ही नहीं था तो भी दुर्भाग्यपूर्ण है, और पता होने के बाद कुछ नहीं किया तो उससे भी ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है। बहुत अच्छा सर, इसी के साथ वक्त की अपनी मर्यादा है और आज का ये जो पूरा इंटरव्यू या चर्चा कहीं से यहीं खत्म करेंगे, मगर अगली बार कोई और अगर मुद्दा होता है, कोई और ऐसी चीज़ लगती है जिस पर थोड़ा सा चर्चा और हो सके विस्तार से, तो आपका रुख करेंगे। बाकी इस बार समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार आपका, धन्यवाद सर। धन्यवाद। ऐसे ही और इंटरव्यूज़ के लिए देखते रहिए दी एज।